हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया था। ये है लेक्चर हमारा जो क्या बोलते हैं चैप्टर 2 है क्लास 12th का। ठीक है, देखो रिप्रोडक्शन उसके मैंने बोले थे कि मैंने उसका लेक्चर सारा का सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बस मैं एक दिन एक करके मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी एक बार आपको एक लेक्चर डाल दूंगी। ठीक है, चलो आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट किसे बोलते हो? जो प्लांट क्या आती है हमारी, फ्लावर वियर करेगी, मतलब जिसके पास फ्लावर होगी उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो इसको आप जनरल स्टडी पे आप देख लो कि आप जितने सारे जहाँ जहाँ पे आप प्लांट देखते हो, जितने भी प्लांट्स देखते हो वो मतलब जिसमें फ्लावर भी मतलब होती हैं, जो आपको नेचुरल हर जगह दिखता है, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि उसमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे फ्लावर फॉर्म होता है, कैसे फ्लावर आगे जाके फ्रूट बनाएगी, फ्रूट के अंदर सीड बनाएगी। तो ये सारा प्रोसेस हमें देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखिए फ्लावरिंग प्लांट, हेडिंग डालिए फ्लावरिंग प्लांट। देखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या है, इसको कहा ही जाता है कि ये एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। ठीक है, लिखिए एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उसको हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं क्योंकि ये फ्लावर बियर करती है। जिम्नोस्पर्म तक क्या पढ़ा था हमने, आप 12th के स्टूडेंट हो तो आपको प्लांट किंगडम तो पढ़ा होगा ना आपने। देखो स्टार्ट करी थी प्लांट किंगडम एल्गी से, मतलब स्मॉलेस्ट मतलब प्लांट एनिमल किंगडम का। और इस एल्गी, उसके बाद पढ़ा ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तक गया तब तक क्या हुआ, आपको सीड बन गई थी, लेकिन सीड क्या था, अनकवर्ड था, सीड के ऊपर कोट नहीं था, मतलब लेयर नहीं था, ओपन सीड था। लेकिन अब सीड को कवर करने के लिए ये फ्लावर बन जाता है। अब फ्लावर आगे जाके क्या होगा, फ्रूट बन जाएगा। ये फ्लावर बेसिकली हमारा फ्रूट बनेगा। ठीक है, जो फ्लावर हमारा ऊपर का पोर्शन वो फ्रूट बनेगा। तो वो किसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो हमारा स्पेशल कैरेक्टर किसका है, एंजियोस्पर्म का है, कि वो फ्लावर बियर करती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट। चलिए ठीक है, इसकी कुछ फीचर्स लिख लीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ फीचर्स आपको पता होगा, वैसे पढ़े हुए प्लांट किंगडम, तो मैं थोड़ा सा लिखवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन है ना थोड़ा सा, मतलब तो बिना इंट्रोडक्शन के डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते ना। चलिए ये ऐसे रिवाइज भी हो जाएगा आपका। देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है हमारा, प्लॉइडी क्या होती है इसकी, ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, डिप्लॉयड है तभी तो फ्लावरिंग प्लांट में ये क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अगर हैप्लॉयड होती तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देगी, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी। आगे एपोमिक्सिस वाला पढ़ोगे तो वो मतलब एक्सेप्शन है, ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैंने डिप्लॉयड लिखा है तो आप पार्थिनोजेनेसिस और एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी कैसे पढ़ाओगे मुझे। तो वो हम क्या लेते हैं, हम पूरा का पूरा जो पूरा ओवरऑल होता है उसको लेते हैं, एक्सेप्शन वाले को हम काउंट नहीं करते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ही है वो एक्सेप्शन है, उसको क्या बोलते हैं कि उसको लेके हटा के, मतलब मान के चलो, इग्नोर मार के चलो अभी। ठीक है, बेसिकली मतलब डोमिनेंट जो है, मतलब ज़्यादा मेजोरिटी में हमारी डिप्लॉयड होती है। देखो इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल याद है ना आपको, क्या क्या होती है, हैप्लॉयड, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल क्या होगी, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, चलो अब देखो इसमें कौन सा फेज डोमिनेंट होता है। हाँ ये देखो आपने दो फेज पढ़े होंगे, एक गेमेटोफिटिक फेज और एक स्पोरोफिटिक फेज। तो इस वाले फेज में कौन सा फेज डोमिनेंट होता है, स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट। और गैमेटोफाइटिक फेज क्या है, वो रिड्यूस्ड होगा और डिपेंड होगा इस पे। ठीक है,
लिखे यहाँ पे गैमेटोफाइट्स, लिख लो यहाँ पे रिड्यूस्ड होगी एंड डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंट या डिपेंड्स दोनों सही है, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक फेज। चलो ठीक है। देखो अब मैं ना आपको एक मतलब ये बता देती हूँ कि वो मैं प्लांट किंगडम में ही बता देती, बट मैं अभी बता देती हूँ, आप तो 12th वाले बच्चे हो। तो एक मतलब टेबल है, मतलब वो एक एग्जाम्पल के जैसे शॉर्टकट है, वो ट्रिक है जिससे आप ना पूरा एल्गी से लेकर और एंजियोस्पर्म तक ये याद रख सकते हो कि कौन से फेज किस में डोमिनेंट होता है। ठीक है, सो पहले इसको नोट कीजिए, फिर वो हम लोग पढ़ेंगे। चल नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया। चलो देखो देखो एक टेबल बनाई है। ठीक है, चलिए ठीक है। सो ये टेबल बनाया है, मैं इसमें कुछ ट्रिक बताती हूँ आपको। ठीक है, देखो फर्स्ट फेज हमारा था, ये हमारा स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइट, ये है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है, चलो अब देखो क्या है हमारा कि आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट करो, बेस से एकदम, ये रेड से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सॉरी तो सेम ही हो जाएगा। देखिए देखो ये क्या किया मैंने, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि ये लाइन जैसे जैसे आप आगे देख रहे हो तो आपका क्या है, ये वाली फेज हमें ज़्यादा होती दिख रही है। ठीक है, और ये वाली ऊपर वाली फेज क्या है हमारी, गैमेटोफाइटिक फेज है, और नीचे वाली फेज हमारी स्पोरोफाइटिक फेज है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे हमारी स्पोरोफाइटिक फेज बढ़ती जाएगी और गैमेटोफाइटिक फेज कम होती जाएगी। समझ आ गया? चलो इसका प्लॉइडी भी लिख लो, इसकी प्लॉइडी होती है n, इसकी प्लॉइडी होती है 2n। तो इसकी ज़्यादा मेजोरिटी में क्या होगी, एल्गी की n होती है, हैप्लॉइड होती है एल्गी। ठीक है, ब्रायोफाइट भी क्या बोलते हैं, इसकी भी n होती है मेजोरिटी में, 2n थोड़ा सा होता है बस, इसका भी 2n थोड़ा सा, इससे थोड़ा ज़्यादा, ये दोनों इक्वल होता है। इसमें क्या बोलते हैं 2n, टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड और 2n मतलब गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक एक दूसरे से कंपेरेबल होते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये n है, ये 2n है, इसमें थोड़ा ज़्यादा, एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा स्पोरोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक सबसे ज़्यादा, इसका क्या मतलब हुआ कि गैमेटोफाइटिक कम है, तो जो चीज़ कम होती है वो ज़्यादा चीज़ पर डिपेंडेंट होती है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्गी में हमारा गैमेटोफाइट, एल्गी में हमारा गैमेटोफाइट क्या है, कम है, तो ज़्यादा है, और स्पोरोफाइट हमारा कम है, तो इसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और ब्रायोफाइट में भी सेम स्पोरोफाइटिक ही डिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट में दोनों पार्शियली एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में भी हमारा स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और जिस पे गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, और एंजियोस्पर्म में भी गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें हल्का रिड्यूस होता है गैमेटोफाइट, इसमें हाईली रिड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये मैं प्लांट किंगडम में पढ़ाती हूँ 11th के बच्चों को, आप 12th में हो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट करवा दिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बस एक ट्रिक था, आप ये नोट कर लो। उसके बाद हम अब यहाँ से पढ़ेंगे फ्लावरिंग। ठीक है, लिख लो यहीं पे, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद पढ़ना है हमें फ्लावर। चलिए नोट कीजिए। चलो ठीक है, हो गया। चलिए सो अब ये वाला आपने ट्रिक अच्छे से समझ आ गया आपको। चलिए अब लिखिए फ्लावर। अब हमें पढ़ना है मेन पार्ट चैप्टर का। स्टार्ट हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले लिखिए फ्लावर, फूल। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट।
रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, इट इज मॉर्फोलॉजिकल एंड, देखिए ध्यान से देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स। जो हमारे एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है ना, उसके अंदर बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। देखो मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, मार्वल्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपको क्या बोलते हैं, मार्वलस, मतलब बहुत खूबसूरती, बहुत एक्सप्लेन करके, डिटेल करके, मतलब सुंदर से भी बहुत सुंदर नहीं होता है, हाँ वो बोल रहा है। अब देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर्स आपको कितने अट्रैक्टिव, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है ना फ्लावर्स हमारी। देखो इसका मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, मॉर्फो मतलब बाहर से देखने में, बाहरी रूपरेखा को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फो। जैसे मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, मॉर्फोलॉजी का पढ़ते हैं कि प्लांट का क्या मतलब प्लांट का है, जो रूट है, स्टेम है, ये पढ़ते हैं। और फिर लीफ पे जाते हैं तो लीफ का कैसा शेप है, लीफ का कैसा शेप में भी कैसा वेन है, कितने, और उसके बाद मतलब कितना लीफ है, एक में कितना लीफ है, दो मतलब कितने, और उसमें उसके बाद पढ़ते हैं प्लांट्स में ये, उसके बाद फ्लावर पढ़ते हैं हम मॉर्फोलॉजी में, तो उसमें पढ़ते हैं कितने पेटल है, कितने सेपल है, उसमें भी कितना कैसे घुमा हुआ है। तो वो सब हमारा मॉर्फोलॉजी, जो हम अपने बाहर से मतलब बाहरी रूपरेखा, आप सामने से किसी को देख के, अगर मतलब मान लो कि मैं खड़ी हूँ, मुझे देख के कोई एक्सप्लेन करेगा तो क्या बोलेगा कि मतलब मेरा जो कलर है ब्राउन, फिर उसके बाद जैसे जैसे मेरा जो शेप है वो बताएगा, हाइट वेट, ये सब, ये मॉर्फोलॉजी जो देख सकता है। मेरा आइज़ का कलर बता सकता है, मेरे हेयर का कलर बता सकता है, मेरे हेयर का स्ट्रक्चर बता सकता है कि कर्ली है, वेवी है, जो है वो, ये सब जो देख सकते हैं। जेनेटिकली तो नहीं बता सकता ना, वो बाहर से जो देख रहा है वो देख के, वही मॉर्फोलॉजी है। आप किसी को भी, कोई भी आपको क्या से, आप मॉर्फोलॉजिकल ही किसी को देख के बताते हो। जज करने भी, जो लोग जज भी करते हैं ना, तो अगर मान लो किसी के ड्रेसिंग सेंस पे जज करते हो तो उसका ड्रेसिंग सेंस है। मान लो कि आज उसने पहना नॉर्मल सा ड्रेस, अब मान लो कि कोई लड़की है और मतलब वो नॉर्मली जा रही है, जैसे स्कूल यूनिफॉर्म में आपको क्या बोलते हैं, उसको सबको एक ही जैसा स्कूल यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है, हाँ सबसे एग्जांपल है, देखो इसलिए उसको मतलब स्कूल है, एक स्कूल में तो सिक्यूलर होता है ना, मतलब सेक्युलर है कि सबका सब क्या होना चाहिए, कि सारे के सारे बच्चे एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। इसी की वजह से देखो, अब एक स्कूल है, इसमें तो कोई अमीर भी पढ़ता है, कोई मिडिल क्लास भी पढ़ता है, कोई गरीब भी पढ़ते हैं, कोई हायर अमीर भी पढ़ता है। अब सब क्या है, अगर मान लो जिस दिन हमें स्कूल में बोला जाए कि नहीं भाई हम मतलब स्कूल यूनिफॉर्म हटा रहे हैं, तुम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग आओ, तो क्या होगा बताओ, कि जो बच्चे बहुत रिच है, जिसके पेरेंट्स बहुत रिच है, बच्चे तो रिच नहीं होंगे ना, बच्चे तो उसके पेरेंट्स रिच होंगे, तो जो जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अमीर है वो क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ड्रेसिंग सेंस बन के आएगा, कपड़ा पहन के आएगा, क्योंकि रोज़ वही पहनता है। और फिर उसके बाद जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अपने अकॉर्डिंग पहन के आएगा, और जो मतलब पुअर लोग हैं वो अपने अकॉर्डिंग पहन के आएगा। तो फिर उससे क्या हो जाएगी, उससे आप आपस में मिलोगे ना, जब वो सब मिलेंगे एक दूसरे से, तो वो दोनों की, जैसे पहले वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, हाँ ठीक है, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म सेम था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म हटा दो तो अपने अपने अकॉर्डिंग बन जाता है, ऐसे दिमाग में मेंटालिटी आ जाएगी कि यार वो तो कैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये मतलब दोनों में ना थोड़ा डिटर्मिनेशन हो जाएगा एकदम से, मतलब अलग अलग तरीके से भेदभाव जैसे हो जाएंगे। तो इसी के लिए स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, स्कूल में ही नहीं हर जगह पे, जहाँ पे फॉर्मल लोगों के साथ रहते हो ना, हर जगह पे ड्रेस कोड होता है। जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में भी जाओ, जैसे एम्स में जाओगे तो एम मतलब ड्रेसिंग सेंस, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो ड्रेस कोड रहता है, मतलब कोई भी एक रिस्ट्रिक्टेड कोई कॉलेजेस होती है उसमें, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं ना, जैसे कि तो उन लोगों को तो क्या है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वालों को क्या है, वो बोलते जाने दो यार, कुछ भी पहन के आ जाए, ये क्या है, पढ़ते पढ़ते इतना पागल हो चुके हैं कि कोई एक दूसरे के ऊपर देखेगा ही नहीं, और देखेगा भी तो एक दूसरे से पहले ही पता चल जाता है, तो उतना नहीं, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ड्रेस कोड जैसे कॉलेजेस वगैरह में भी होती है, और हर जगह, और इनफैक्ट ऑफिस में भी ड्रेस कोड होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूट्स में भी ड्रेस कोड होता है। जैसे आप देखते हो इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते हो, वहाँ जो टीचर्स में, तो उन्हें भी टी शर्ट्स वगैरह दी जाती है लोगो वाली, तो हर चीज़ का ड्रेस कोड होता है, ठीक है। तो वैसा ही है, तो वही बोला है मॉर्फोलॉजी, तो उसको जज नहीं करना। हम यहाँ पे आ रहे थे प्लांट के बारे में पढ़ने, तो प्लांट के बारे में बोल रहा है कि फ्लावर्स, आपको पूरे प्लांट में सबसे सुंदर फ्लावर ही लगता है। अगर मान लो आप चलते जा रहे हो, कहीं पे देखो कोई प्लांट है, उसका फ्लावर निकला हुआ है, मतलब खिला हुआ है, तो एक सेकेंड के लिए आप रुक जाओगे,
उसको देखने लगोगे क्या कितना सुंदर लग रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। ब्लू कलर, उसका मल्टी कलर रहता है, ब्लू कलर का, पीला कलर का, नीला कलर का, रेड कलर का, जैसे रोज़ का फ्लावर है वो रेड रोज़ कितना सबको पसंद है। उसको तो लव सिंबल बना दिया हुआ है अभी नहीं, मतलब हमेशा से रेड रोज़ तो लव सिंबल है ना, तो वही तो उसका मॉर्फोलॉजिकली भी बहुत सुंदर है, मतलब उसकी बहुत अद्भुत, मतलब उसका व्यवहार ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। और एम्ब्रियोलॉजिकली तो है ही, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकली का क्या मतलब हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, तो यही तो हमारे आगे जाके क्या करेगी, पूरा का पूरा नया प्लांट बनाएगा, तो यही है इसका, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी देखो एक लाइन में कितना सारा चीज़ बताया था वो, एनसीईआरटी यही है, एनसीईआरटी एक लाइन में ही हमें पूरा का पूरा गागर में वो पूरा सागर भर के देता है हमें। देखो क्या लिखा है, मॉर्फोलॉजिकली का मतलब आपको पता होगा, देख लो, आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, एम्ब्रियोलॉजिकली का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जो हेल्प करेगा एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में, ठीक है। और ये भी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, सो ये क्या करेगा, साइट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए समझ गए, नोट कर लो। चलिए हो गया, चलो सो ये वाली फॉर्म हो गई हमारी, आगे देखो। लिखिए, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर क्या होता है, ये बोल रहा है, it consists of 4 walls of floral appendage, ठीक है, which attach to with receptacle, ठीक है। जो रिसेप्टिकल्स मतलब एक पोर्शन होता है जिससे ये अटैच्ड होती है, ठीक है, अपेंडेज विच इज अटैच टू रिसेप्टिकल्स, चलिए ठीक है। अपेंडेजेस, ठीक है। चलिए अब देखो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर दूंगी, फिर उसके बाद हम आएंगे, बिकॉज आप क्या करोगे कि यहाँ पे ना हमारा टाइम ज़्यादा चला जाता है, जब तक मैं ये करूँगी तो वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद ये नेम मैं लिख देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम बता देंगे, मैं बता दूंगी कौन सा पोर्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखिए नंबर 1 कैलिक्स, ठीक है, 2 इज कोरोला, ठीक है, 3rd इज एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, 4th इज गाइनोसियम, ठीक है। चलो जिसमें से हमारा ये 2 पोर्शन जो है, हाँ ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये सेपल है, ये हमारा पेटल है, पंखुड़ी, ये हमारा मेल पार्ट है, ये हमारा फीमेल, वैसे भी आप पता कर सकते हो, गायनाकोलॉजिस्ट कौन होती है, फीमेल की डॉक्टर, तो फीमेल पार्ट है, ठीक है।
ये एंड्रोसियम मेल का पार्ट है। सेपल, सेपल को आप क्या बोलते हो? ये देखो सेपल मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था, जब मैंने फ्लावर का जो मॉडिफिकेशन बताया था तो उसमें बताया था। सेपल का मतलब देखो, आप एक देखते हो ना, फूल देखते हो, फ्लावर, कोई भी फूल देखते हो तो उसमें क्या देखते हो कि एक जो पोर्शन होता है कि आप जैसे रोज़ का प्लांट ले लो, रोज़ का पेटल रेड रेड वाला रोज़ हुआ, उसके नीचे जैसे ये रोज़ हुई, मान लो, इमेजिन कर लो क्या जा रहा है इमेजिन करने में। रोज़ तो सबको पता है, रोज़ का नाम सुन के ही सबको अपने अपने याद आ गए होंगे, खुशी वाली लव स्टोरी। हाँ चलो, अभी तो आप लोग की नहीं होगी ना, रखना भी मत, चलो मजाक कर रही थी। देखो ये वाली रोज़ हो गई, ये वाली मान लो उसके नीचे की स्टेम है, उसके बाद ये हमारा रोज़ हुआ, ठीक है। तो ये रोज़ हो गई, तो उसमें ये जो नीचे नीचे रेड, ये ब्लैक कलर, ये सॉरी ग्रीन कलर का दो लीफ जैसा रहता है ना, छोटा छोटा सा लीफ जैसा, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपल, ठीक है। उसको जो वो ग्रीनिश कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन लीफिस होता है ये, लीफी स्ट्रक्चर। लीफी स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी होती है कैलिक्स, ठीक है। और उसके बाद जो रोज़ की जितनी भी पेटल्स है, पेटल्स तो पता ही होगा आपको, जो रोज़ का होता है, उसको पंखुड़ी, उसको वो तो हमारा क्या हर कलर का आता है, रोज़ आता है पिंक कलर का, सबसे मशहूर क्या है रेड कलर का, डार्क रेड कलर का, और बहुत सारा। एंड्रोसियम गाइनोसियम रोज़ में नहीं दिखता है, ठीक है, और सारे प्लांट्स में दिखते हैं। रोज़ का खोल के देखोगे तो दिखेगा, अंदर रहता है उसका, ठीक है। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। चलिए ये नोट कीजिए, फिर मिलते हैं। चलो वीडियो बना, ये फिगर में ड्रॉ करूँगी, आप ये नोट कर लो। चलिए चलिए ठीक है। सो देखो ये मैंने वीडियो इमेज पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, डायग्राम, ठीक है। अब देखो मैं इसमें आपको आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने इसका 4 वॉल पढ़ा था। 4 वॉल कौन कौन से थे? सबसे पहले थी कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम, फिर गाइनोसियम, ठीक है। देखो कैलिक्स कौन सी पोर्शन है? मैंने बताया था कि ग्रीन कलर का पोर्शन होता है जो लीफी स्ट्रक्चर, उसको कैलिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मुझे कैलिक्स, यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो इसके मैंने ब्लू से करा है, ठीक है। ये वाली पोर्शन हमारी कैलिक्स होगी, ठीक है, कैलिक्स, ठीक है। ब्रैकेट में सेपल भी लिख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेपल, ठीक है। अब देखो रेड वाली पोर्शन क्या है हमारी? कोरोला, यहाँ पे लिखिए कोरोला, ब्रैकेट में लिखिए पेटल, पेटल्स, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला हो गया। अब देखो ये तो हो गई। अब हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। सो एक अगर ले लो तो एक वाली पोर्शन हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसमें लिखो, मैं लिख रही हूँ, ये है हमारा एंथर, पहले लिखिए अब जो मैं बता रही हूँ, एंथर, एंड दिस इज फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाती है हमारी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट, ठीक है। चलिए वेरी गुड। अब देखो, अब ये वाली जो आप लॉन्ग स्टिक करके दिख रही है, ये वाली पोर्शन जो दिख रही है, ये वाली जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, फिगर को ड्रॉ कर लेना, उसको ऊपर से मैं दिखा रही हूँ। ये वाली यहाँ से लेकर ये जो ऐसे ट्यूब जैसी जा रही है ना, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन है, बीच में लिख रही हूँ क्योंकि बाहर लिखूंगी तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये है, ये हमारी है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सा पोर्शन होता है? ये होता है, इसको हम ओवरी बोलते हैं, ये हमारा है ओवरी, ठीक है। ये पोर्शन है जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है हमारा, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, स्टाइल से एकदम खड़ा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है जो यहाँ पे जहाँ पे हमारा पोलन ग्रेन आके अटैच होता है, उस पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग मतलब बोल रहा है स्टिग्मा, ठीक है। अब है इन तीनों को मिलाकर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो इस तीनों को मिलाकर हमारा बनता है
ये तीनों मिलके हमारी बनाएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट। ठीक है, और ये सब एक दूसरे से अटैच्ड है। ये थैलेमस होता है, ये पोर्शन हमारी थैलेमस होती है, इसको लिख लीजिए। ये जो ये वाली नहीं, ये तो ओवरी है, ये ओवरी, ओवरी के बाद ये जो आगे जाके फूल बनाएगी ये अटैच है, इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये भी लिख लीजिए, मैंने लिखा था रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल और ये वाली पोर्शन है उसको थैलेमस बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ आ गया सारे पोर्शंस। चलो नोट कर लो इसको। ठीक है, चलिए हो गया। चलो देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें इन सबको डिटेल में पढ़ना है। कैलिक्स कोरोला को तो आप पढ़े हुए होंगे, फिर मैं थोड़ा बता दूंगी। अभी मैंने बता दिया, कैलिक्स मतलब सेपल, बस इतना ही जान लो। ग्रीन लीफी पोर्शन मैंने लिखा हुआ था। अब कोरोला का मतलब मल्टी कलर। कोरोला हमारा जो होता है वो मल्टी कलर होता है। ठीक है, कहाँ गया हमारा कोरोला, ये यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे लिख लो। कैलिक्स का लिखवा दिया था सेपल, और कोरोला जो होती है हमारी मल्टी कलर होती है। ठीक है, देखो मल्टी कलर होता है। ठीक है, ये अपना मल्टी कलर ये अपने बेनिफिट के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है कि हाँ ये कि आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे, इसलिए ये मल्टी कलर इसलिए आता है ना क्योंकि इसको अपना फर्टिलाइजेशन करवाना है। और फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन करना है। तो पॉलिनेशन इसका क्या है, किस प्रोसेस से होता है, इसका इंसेक्ट पॉलिनेशन ज़्यादा होता है। तो इंसेक्ट को मल्टी कलर होता है कि वो अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसको दिखेगा इंसेक्ट को कि हाँ ये मतलब अट्रैक्टिव है, इसलिए वो अट्रैक्टिव हो जाता है। ये मेन पोर्शन हमारा जो है ना फ्लावर का, ये कोरोला वाला पोर्शन ही है ना हमारा जो मेन है, जो अट्रैक्टिव पोर्शन है। ठीक है, तो ये कि दूर से ही उसको दिखेगा कि हाँ बटरफ्लाई को, कि हाँ यार बीज को, बटरफ्लाई को दिखेगा हाँ यार कितना सुंदर लग रहा है, तो जाके उस पर बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद क्या करेगा वो, मतलब एक बैठ के दूसरे पे बैठेगा, और ऐसे हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। जो हमें आगे पॉलिनेशन पढ़ना है ये अपने लिए। हर प्लांट जितनी भी चीज़ें ना, जैसे कि मान लो वो डेंजरस हो, जैसे कि पॉइजनस भी होती हैं ये, या फिर हमारे जो उनके लिए हमारे लिए हम उसको हमारे लिए पॉइजनस होती है, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है। जैसे जितने अभी, या फिर आप ले लो धतूरा ही ले लो, या फिर कोई भी प्लांट ले लो जो ड्रग्स के जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे भांग है, भांग या हुआ चाहे जो भी हुआ, कोकेन वगैरह जो निकलता है वो कोकेन तो केमिकल से बनता है। बट जो धतूरा होती है जो, या फिर ये क्या बोलते हैं टबैको, ये सब हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है। लेकिन वो प्लांट्स अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका तो नेचर है ना, जैसे उनके लिए वो अपना अकॉर्डिंग बनाता है। वो अपने आप को दूसरे से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर पॉइजनस थिंग कर लेता है, ताकि वो सोचता है कि अगर मुझे दूसरे हर्बीवोर्स खाएंगे तो वो मर जाएंगे। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब अपने अंदर एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। जैसे हम अपने अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं ना, कि हम दूसरे से प्रोटेक्ट करके रखें। जैसे कि कोई जर्म्स आ जाती है तो एक बार अटैक करा, जैसे कि उसके बाद दूसरे बाद हमारी बॉडी अपने आप उसके लिए मतलब अगेंस्ट होने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाने लगता है। वैसा ही प्लांट्स है, ये मल्टी कलर बनता है ताकि वो अपना आगे फ्यूचर बना सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, इंसेक्ट अट्रैक्ट होगी तो पॉलिनेशन कर सके। ठीक है, और सेपल हो ही गया। अब हमें पढ़ना है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। इस लेक्चर में अब थोड़ा सा हम पिछले मतलब चैप्टर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो। और हाँ, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब 5 आपको क्या बोलते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में नाम लिखना है जो कॉमनली हम घर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके नेम लिख लो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए उसके नेम लिख लेते हैं हम। देखो देखो 5, हमें 5 लिखना है इसमें। एनसीईआरटी में जो दिया है वो हम सब करेंगे, हर चीज़ कवर करेंगे। ऑर्नामेंट मैंने पहले ही बताया है कि मैं एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट भी कवर करवाऊंगी। ठीक है,
चाहे वो ईज एम आर ही क्यों ना हो, मैं हमेशा बोलती हूँ हर लेक्चर में। चलो 5 ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। देखो 1 सबसे पहले मनी प्लांट, मनी प्लांट सबने नाम सुना होगा, एलोवेरा, एलो, ठीक है। थर्ड इज, ठीक है, एक है क्या बोलते हैं, मनी प्लांट हो गया, एलोवेरा हो गया, एक है स्ट्रिंग ऑन पॉट्स। मतलब देखो क्या बोला, मतलब ये है ना पल्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब कहने का मतलब जैसे एक प्लांट होती है, ठीक है। जैसे एक हम मोती का माला पहनते हैं ना, मोतियों का माला जो वाइट कलर की मोती होती है, वैसे ही होता है, वो पूरा प्लांट होता है। प्लांट के दोनों साइड मतलब ऐसे रहता है कुछ, मान लो कि ये हमारी स्ट्रिंग हो गई, हाँ, तो उसके दोनों साइड ऐसे रहेगा बना हुआ, ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे कुछ डिस्टेंस पे ऐसे लीफ भी होती है उसमें, बट ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये कैसे बन गई हमारी मोतियों की माला की जैसी, क्या मतलब स्ट्रिंग ऑन, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर हमारा पल्स, तो यहाँ है, इसका नाम लिख लिया, ठीक है। चलिए, पल्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, या फिर कहीं कहीं इसको स्ट्रिंग ऑन पल्स भी लिखा रहता है, तो दोनों लिख सकते हैं आप, स्ट्रिंग ऑन पर्ल्स, ठीक है। इसी से लिख रहे हैं, ये दोनों सेम ही है। चलो 3 हो गए, 4 बहुत सारे हैं बट 5 ही लिखने हैं हमें। एक हो स्नेक प्लांट, देखो, दूसरा है 5 नंबर वाटर बैम्बू, वाटर बैम्बू, देखो इसमें से हमने बहुत, मैंने तो बस ये दोनों ही देखे हैं, ये तीनों प्लांट्स मतलब नहीं देखे हैं मैंने, ये देखे हैं मैंने, ये स्नेक प्लांट देखा है मैंने। देखो स्नेक प्लांट पता क्या होता है कि एक प्लांट देखे होगे आप, मतलब जैसे कि नीचे गमले में लगा रहता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ऐसे ऐसे कोनिकल, ऐसे थोड़ा घुमा हुआ रहता है, ऐसे ऊपर ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है। और उसमें ना वाइट वाइट, पूरा तो ग्रीन रहता है, वाइट वाइट का ना मतलब ऐसे ऐसे लाइन वेन जैसी बनी रहती है, हल्की हल्की सी वाइट वाइट वाली, और उसमें ना पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है। वेनेशन पढ़े होगे तो उसमें ना वेनेशन है ना पैरेलल जैसी होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ इसी में पढ़ना है हमें, आगे जाके वेनेशन पढ़ना है 12th में, तो इसी में ना मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, जो एमोर्फोलॉजी वाली चैप्टर है, तो ये वेनेशन वाली उसी में पढ़ना है। तो ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे एरो करके बनी रहती है, ठीक है। तो मैंने इसमें से, आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे लोग, मैंने ये वाली मनी प्लांट देखी है, एलोवेरा देखी है, और स्नेक प्लांट देखी। ये पर्ल्स ऑन स्ट्रिंग नहीं देखा है मैंने, गूगल दिखा है, गूगल पे फोटो देखा है मैंने, जब मैंने पढ़ा था ना, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है ना कि आप पढ़ते हो तो उसके बाद, क्योंकि आप फिगर देख लेते हो ना तो आपको अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो मैंने जब पढ़ा था तो उसके बाद मैंने इसको क्या बोलते हैं कि गूगल किया, तो वो ऐसे ही है जैसे कि माला, मोतियों की माला, दोनों साइड ग्रीन कलर का पर्ल्स, ये पर्ल जैसा रहता है और एक ऐसा धागा जैसा रहता है, ठीक है। और वाटर बैम्बू पता नहीं है, ये वाटर बैम्बू पता है क्या होता है, ये जैसे पूरा पूरा बैम्बू प्लांट देखे होगे ना आप, हाँ। बैम्बू क्या है हमारा, ग्रासेस में आता है, ठीक है, मोनोगोट है और ग्रासेस में आता है, पढ़ाया है मैंने पीछे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ना कि बैम्बू बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये अब घर में लगाने का है, बोला हुआ कि इंडोर लगाना है, तो उतना बड़ा पेड़ तो आप घर में लगा नहीं सकते हो, छोटा छोटा ही होगा, तो छोटा छोटा ही रहता है ये, ठीक है, प्लांटलेट टाइप का, ठीक है। चलिए, सो इस चैप्टर का यही तक रखते हैं। आगे हमारा जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है हमारा, वो हम सब करेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट और फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सारा इस चैप्टर में यही पढ़ना है हमें। चलो ठीक है, सो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले चैप्टर का। चलिए ठीक है, सो देखिए, ऐसा ना टॉपिक के लास्ट में ना कुछ कुछ क्वेश्चन करा देंगे ना, तो अभी इतना से रिलेटेड उतना क्वेश्चन कुछ है नहीं, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख लेना, चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा
ड्यूरिंग रीजनरेशन modification of organ of an organ to other organ is called, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख लो, दिया हुआ है, ये है AIPMT 2021 का आंसर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऑप्शन हमारा मॉर्फोजेनेसिस, बी है इपीमॉर्फोसिस, ठीक है। सी है हमारा मॉर्फोफैलिक्स, मॉर्फैलिक्स है, मॉर्फोफैलिक्स नहीं है, मॉर्फैलिक्स है, ठीक है। डी है हमारा एसेटेनरी ग्रोथ, ठीक है। देखो चलिए, ठीक है, एक मिनट बस। चलिए तो हम कहाँ थे, देखिए ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट नंबर है, इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेन टू अदर ऑर्गेन, तो इसका क्या होगा इसमें से आंसर बताओ। देखिए ये हमारा है कि रीजनरेशन में बोल रहा है, तो रीजनरेशन इस 4 ऑप्शन दिए हैं ना, उसमें बेसिकली 2 ही में होता है, ठीक है। एक होता है हमारा एपीमॉर्फोसिस में, दूसरा है मॉर्फोफैलिक्स में, यही दोनों में, इसी में और बस इसमें, ये दोनों प्रोसेस में आप, अगर आपको ये चारों पता होगा तो क्या बोलते हैं ना, आप अच्छे से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन अब आएगा नहीं, ये हमारे प्रोसेस में से ना, ये इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं ना 2001 में है और ये सिलेबस में नहीं है। अभी जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा, तो एनसीईआरटी में इसमें से कोई भी आपको नहीं दी थी ना, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग है कि पढ़ लेते हैं क्या, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये नीट ने पूछा हुआ है। तो देखिए ये रीजनरेशन, अब ये और ये दोनों तो है नहीं, मैं बता देती हूँ, चारों बताऊंगी मैं। सबसे पहले देखो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा है वैसा ही पूरा का पूरा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है, लिख लीजिए। नंबर 1 में लिखिए मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के डेवलपमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं, तो ये मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देख लो, ये है, ठीक है, एसिटर्नरी ग्रोथ। 4th नंबर है हमारा डी ऑप्शन, लिख लो। पहले दोनों लिख लेते हैं, फिर इस दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगी मैं। जो नहीं होगा ऑप्शन उसको पहले लिख लेते हैं, एसिटर्नरी ग्रोथ। देखो ये क्या है, ये है ग्रोथ इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज, ठीक है, ठीक है। हाँ एम्ब्रियो का स्पेलिंग सही है, NIC लास्ट में गलत लिख दिया था। हाँ एम्ब्रियोनिक स्टेज जो लास्ट में होगा फेज में, उसको ग्रोथ इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज, ठीक है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेज का मतलब क्या हुआ, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई, जब बड़े हो गए, तो मतलब एडल्ट। बेसिकली ये जो चेंजेस एडल्ट में आएंगी, तो उस चेंजेस को हम बोलते हैं, उस चेंजेस की वजह से ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ को बोलते हैं, एडल्ट के फेज में ग्रोथ होगा तो उसको बोलते हैं हम एसिटर्नरी ग्रोथ, ठीक है। अब पढ़ना है हमें एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोफैलिक्स, ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए।
चलो दोनों हो गया। चलिए अब देखो इसी के नीचे लिख लो हमारा इपीमॉर्फोसिस और मॉर्फेलिक्स। बी इपीमॉर्फोसिस, ठीक है, और मॉर्फेलिक्स। मैं दोनों साथ में लिखवा रही हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाओ। देखो मॉर्फेलिक्स का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म से पूरा का पूरा बॉडी का जनरेशन होना, ठीक है, ये होता है मॉर्फेलिक्स में। और इपीमॉर्फोसिस का मतलब हुआ कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है। चलो इसका लिखो, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ होल बॉडी पार्ट। रीजनरेशन बेसिकली ये दोनों ही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, होल बॉडी पार्ट, पूरा का पूरा एक, आप एक ऑर्गन लोगे उस ऑर्गन से पूरा का पूरा बॉडी पार्ट बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म से होल बॉडी पार्ट, ठीक है। इसका है सेम यही कि मॉडिफिकेशन हो जाएगा एक ऑर्गन से, इससे एक ऑर्गन से क्या होगा टू अनदर ऑर्गन, एक ऑर्गन बना उसी का हम आगे जाके क्या बोलते हैं दूसरा हो जाएगा। जैसे कि क्या लेते हैं हम, देख लो मॉर्फोजेनेसिस जो होती है ना, कि आप क्या बोलते हो उसको, मेटामॉर्फोसिस आगे पढ़ते हैं। मॉर्फोजेनेसिस जैसे एक छोटी सी टेल होती है तो आगे जाके वो बड़ी सी हो जाती है, तो वही एक जो पार्ट है वही पार्ट अभी जो हमारा है वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे पोर्शन में, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं। जैसे फ्रॉग टैडपोल होता है तो स्विमिंग करता है, तो स्विमिंग करता है तो उसके बाद विंग्स जैसे स्ट्रक्चर होती है, लेकिन वह विंग्स आपके आगे जाके क्या होता है ना, पैड में फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके फ्यूचर में तो फ्रॉग को क्या तैरना तो है नहीं, उसको तो जब तक बच्चा है तब तक ही तैरेगा। बच्चा को बड़ा हुआ उसके बाद तो उसको तो पानी में जाता है बट तैरता नहीं है, ज़्यादा देर वो पानी में नहीं, पानी बाहर दोनों करता है, ठीक है। तो मॉर्फोजेनेसिस का यही ऑप्शन होगा, ये यही लिख लो, सेम फॉर्मेशन और मॉडिफिकेशन, modification of an organ to other organ, ठीक है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बनना। इससे है कि ये कोई ऑर्गन लिया, ऑर्गेनिज्म लिया, उससे पूरा बॉडी पार्ट। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा अमीबा। देखो अमीबा हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्या होता है उसमें, अमीबा एक लेते हैं उससे पूरा का पूरा ऑर्गेन, एक डॉटर है डिवाइड होती है और उसी के छोटे पोर्शन एक से पूरा बनेगा, फिर इधर से एक से पूरा बनेगा। इसका एग्जांपल अमीबा। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा इपीमॉर्फोसिस, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए चलो ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसी के लिए मैंने इसको थोड़ा टाइम लेके आपको बताया। चलो ये मैंने टॉपिक उसमें पढ़ाया भी नहीं था क्योंकि इसमें अभी वो सिलेबस में नहीं है, इसी की वजह से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन दिया है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग जनरेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग generate combination leading to, जेनेटिक कम्बिनेशन है, जनरेट नहीं है, जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। देखो समझ गए, ऑप्शन में लिखा है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बहुत बच्चों को याद भी हो गया होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बी ऑप्शन है हमारा पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड डी ऑप्शन है न्यूक्लियर पॉलीमॉर्फिस, डी न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनिक। देखो
देखिए अब बताओ, इसमें सीधे बोल रहा है कि हमें क्या है, कौन सा इसमें से दिया हुआ है ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हमें वेरिएशन देगा। तो वेरिएशन को किस में आती है, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो वेरिएशन होना नहीं होना है, ये जैसा का जैसा पेरेंट वैसा का बच्चा बच्चा। पार्थिनोजेनेसिस भी, इसमें भी वेरिएशन नहीं होता क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस का एक ही पेरेंट के मिलने से बनता है, तो क्या वेरिएशन क्या ही होगा। और न्यूक्लियर पॉली एम्ब्रियोनी है, इसमें भी एक ही, जैसे क्या एपोमिक्सिस पढ़ेंगे ना आगे, तो उसी में है, तो ये न्यूक्लियर का, तो इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं होता, सीधे वेरिएशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, लिखिए क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। ए ऑप्शन है हमारे पास पार्थिनोकार्पी, बी है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, सी है मियोटिक डिवीजन, ठीक है, एंड डी इज माइटोटिक। चलिए देखो क्या बोल रहा है कि ऑफसेट है जो प्रोड्यूस होता है, किस इसमें से किस प्रोसेस से ऑफसेट हमारा बनेगा। ऑफसेट क्या होता है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, ये किसका, वेजिटेटिव ऑर्गन ऑफ वाटर हाइसेंथ, मीन्स आइकॉर्निया, निया, ठीक है। आइकॉर्निया का क्या है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है, तो वेजिटेटिव ऑर्गन है तो क्या होगा इसमें, हाँ, इसकी प्लॉइडी क्या होगी हमारी, एन। वेजिटेटिव ऑर्गन है तो इसकी प्लॉइडी हमारी होगी एन, तो एन है तो क्या होगा, पार्थिनोजेनेसिस, तो कार्पी तो इसमें होती नहीं है, पार्थिनोजेनेसिस तो होगा नहीं, एनिमल्स में होता है और ये प्लांट्स में होता है, ठीक है, तो ये दोनों तो होगी नहीं। अब बच्चा मियोटिक डिवीजन और एक माइटोटिक डिवीजन, तो मियोटिक डिवीजन किस में होता है, हाँ, जिसमें हमारा 2n हो, ये होता है कि ये रिडक्शनल डिवीजन है हमारा, मियोटिक डिवीजन का मतलब ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन हो गया। तो इसमें अगर n है, ये n है और उसके बाद इसको तोड़ के क्या हाफ n बनाओगे, नहीं बना सकते ना, ये है इक्वेशनल डिवीजन। बेचारा पहले से हैप्लॉइड है, हाँ, बेचारा से पहले से आधा है और उसको और आधा कर दे, बेचारा आधा से भी आधा, एक तो उसको मम्मी पापा में से बस एक मम्मी का प्यार मिल रहा है और उसमें से भी हम चाहते हैं उसके मम्मी का भी प्यार ना मिले, तो बुरी बात है ना। देखो तो ये बोल रहा है कि इसमें हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है कि जितना हमारे पास मम्मी का कैरेक्टर है वो एक सारा का सारा उसमें चला जाता है, ठीक है। मम्मी बहुत दयालु होती हैं, ठीक है, खासकर प्लांट्स वाली, देखो कितनी दयालु है, लो बेटा जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, सारा का सारा कैरेक्टर हम अपना तुमको सौंप देते हैं, ठीक है। चलिए ये मिटा क्यों दिया मैंने, हाँ देखो ये हमारा n होता है, तो n है तो इसका रिडक्शनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पे हमारा प्लांटलेट बनेगा, मतलब बच्चा उसका प्लांटलेट्स, या इससे बेटर ऑफ स्प्रिंग लिख लो, ऑफ स्प्रिंग बनेगा, तो वो भी हमारा n ही बनेगा, जैसा माँ वैसा बेटा, बेटी भी है, ये मत सोचना कि बस बेटा, समझ गए। चलिए नोट कर लो, तो आंसर हमारी क्या हो गई, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, प्लीज नोट। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बस लास्ट, ठीक है, चलो चलो देखो, बीच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस। ठीक है, ऑप्शन में दिया है हमारे पास, ये 4th नंबर क्वेश्चन है। ए में लिखा हुआ है हमारे पास साइकस, बी में दिया हुआ है हमारे पास कारा, सी में दिया हुआ है कैरी का पपाया, डी में दिया हुआ है हमारे पास मार्केंसिया। ठीक है, चलो हो गया। देखो बोल रहा है हमारे पास इसमें से क्या है कि मोनोसियस है। मोनोसियस मैंने क्या बोला था कि दोनों, मोनो मतलब क्या है, एक। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मोनोसियस कैसे याद रखोगे। मोनो का मतलब एक, ई सी मतलब सी देख रहा है, और सीएस मतलब हम गैमिट्स, मतलब हम दोनों को कोई आदमी एक जैसा साथ ही देखता है तो उसको बोलते हैं मोनोसियस। मतलब एक साथ हम दोनों का रिलेशन क्या है इसमें, मदर फादर, मतलब दोनों मेल और फीमेल गैमिट दोनों एक साथ होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोसियस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, मोनोसियस का मतलब आपको क्या था, बोथ मेल एंड फीमेल organ present on सेम प्लांट। ठीक है, देखो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम मोनोसियस। देखो मार्केंसिया नहीं होगी, ब्रायोफाइट है, हाँ, जिसका मैंने 2 प्लांट लिखवाया था। मार्केंसिया का हमारा क्या था कि एक बहुत सुंदर सा, ऊपर जाने के बाद एक बहुत सुंदर सा था, तो उसको मैंने बोला था क्या कि ये जो हमारा है वो लड़कियां हमेशा टिप टॉप सुंदर रहती है, तो वो सुंदर लड़की से याद कर लो। एक जो पोर्शन था वो थोड़ा वेले कैसे भी है तो उसको लड़का, ठीक है, मेल और फीमेल। और उसके बाद ये, तो ये तो हमारी होने से रही, ये डायोसियस है। और उसके बाद देखो साइकस, साइकस भी हमारा डायोसियस है। ठीक है, ये भी नहीं है। कैरी कह रहा पपाया भी डायोसियस है। अब सबसे अच्छी बात है, आपको सबसे बेस्ट याद करने के लिए ना काढ़ा, मैंने काढ़ा में कुछ करके याद करके दिखाया था ना कि काढ़ा में क्या होता है, एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। फीमेल मतलब ऊपर होती है कि हमेशा वो एजी ओजी लोजी सुनोजी करके बोलती रहती है, कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारी पोर्शन काढ़ा की हो गई, तो ये ऊपर पोर्शन ऐसा रहता है, फिर नीचे एक ऐसे बनता है, दूसरा कलर से कर दे, कि ऐसा रहता है, मान लो तो ये हमारी पोर्शन हो गई। ठीक है, और ये हमारी काढ़ा है, तो हमेशा फीमेल इस वाले में क्या होती है, काढ़ा वाले में, कि मेल फीमेल डोमिनेंट रहती है। इसमें फीमेल डोमिनेंट का मतलब वो हमेशा चाहती है ना मैं ऊंची पे रहूँ, मतलब मेरा रुतबा ऊंचा रहे, वी भी हमेशा बोलती है। तो इसलिए ये क्या थी हमारी, ये फीमेल पार्ट है, इसको मैंने बोला था ये हमारी फीमेल पार्ट है। ठीक है, और ये हमारी क्या थी, मेल पार्ट है। ठीक है, हाँ, फीमेल पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, न्यूस्यूल। ठीक है, और ग्लोब्यूल। ठीक है, हाँ, तो ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। मेल पार्ट लिख दिया तो एंड्रोसियम ही होगा ऑब्वियसली। ये गाइनोसियम। ठीक है, तो मैंने कुछ करके बताया था ना कि ये हमेशा क्या करती रहती है, औरतें हमेशा अपने हस्बैंड को क्या बोलती है, ए जी। तो ए जी का मतलब ये वाला, ये जी लिख लीजिए जी, आइए जी, खाना खा लीजिए जी, वो वाला है। और ठीक है, और ये बीबी क्या है, ये हमेशा है, ये हमेशा बोलती है ना, न्यूसिल वाली फीमेल है, तो ये एन, एन से याद कर लो, न्यूसिल, नखरे वाली बीबी। ठीक है, ना जी ना जी, वो हमेशा ना, उसको ना करने का ही हमेशा आदत है, कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती है। मतलब मान लो गाइनोसियम है, मतलब गलती करती है तो हमेशा कभी भी उसको अपनी गलती एक्सेप्ट करना आता ही नहीं है। जब भी कोई भी गलती करेगी तो हमेशा वीमेंस आर ऑलवेज राइट, याद रखना। चलो चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ठीक है। चलो सो हो गया, रहने देते हैं आज यहीं तक। हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब इसका जो हमारा चैप्टर है उसका हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको पहले। सो हो गई, चलिए ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ, जल्दी से फटाफट और करो सब्सक्राइब और फैला दो अपने दोस्तों को भी, सब साथ में मिल के पढ़ो गैंग बना के, ताकि अच्छे से याद रहे तुम सबको। गैंग वैंग बनाते हो ना तो पढ़ाई में गैंग बनाया करो, ठीक है। क्या वो दोस्तों वाली गैंग जो होती है ना, तो ये एक साथ बैठे हैं मस्त बैठ के एकदम, और वो एक दूसरे के ऊपर वॉर करना है, लड़ना है, तो एक दूसरे पर अटैक करना है ना, तो क्वेश्चंस का अटैक करो। ये लो मैंने ये क्वेश्चन पूछे, अब इसका आंसर तुम बताओ, तुमने ये क्वेश्चन पूछे, ऐसे ये वाली लड़ाई होनी चाहिए। इस वाली लड़ाई से ना ये ज़्यादा बेटर है। इससे तुम लोगों का क्या होगा ना कि हमेशा लड़ते वड़ते रहते हो ना तुम लोग, तो यही सबसे अच्छी लड़ाई है कि आपस आज तूने ये किया, आज तूने ये चैप्टर कर लिया, आज मैं ये करूँगा, आज ये करूँगा, ये तो ये कॉम्पिटिशन होता है ना। तो दोस्तों में सबसे वाली ये 11th-10th वाली बच्चे होते हैं ना, वो मतलब एडल्ट स्टेज है ये, ठीक है। मैं बताऊंगी कभी। एडोलेसेंस वाली एज है हमारी, ठीक है। इस वाले एज में हम या फिर सबसे अच्छे सुधर सकते हैं या फिर बिगड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली एज होती है, तो उस एज में अगर आप चल रहे हो, ट्रैक सही है आपका, फिर भी थोड़ी सी कंपटीशन हर लेवल पे ज़्यादा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन पता है किस लेवल पे कर लेते हैं, गलत वाले जगह पे। तो अब मैं बोल रही हूँ कि ये वाले कंपटीशन लेवल पे करोगे तो इससे दोनों का फ़ायदा है। लॉस जीते या हारोगे आप तभी भी फ़ायदा है, जीतोगे आप तभी भी फ़ायदा है। इसमें क्या होगा, उसको भी याद हो जाएगा जितना आज आपने नहीं सुना। अभी बेसिकली जितना मैं पढ़ा रही हूँ उससे बेटर है ना कि क्वेश्चन करोगे। जैसे आज नहीं आपने पढ़ लिया, फिर आप दोस्तों को बताओगे, तो सुना हुआ चीज़ हमको जल्दी, सुना हुआ देखा हुआ चीज़ हमें बहुत जल्दी याद रहता है अकॉर्डिंग टू पढ़ा हुआ, ठीक है। सो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो और फैला दो पूरा, लाइक शेयर का एकदम पूरा फैला दो सबको, सब दोस्त को बुला लो, पढ़ो साथ में, चलो और बाय।